हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे सीजी बोर्ड क्लास 10th साइंस का चैप्टर 16 डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। इस लेसन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन इथेनॉल हैज़ 5% वाटर एडेड टू इट इज़ कॉल्ड। यानी जब इथेनॉल में 5% वाटर ऐड कर देते हैं तो फिर उसे क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन दिया है रेक्टिफाइड स्पिरिट, मिथाइलेटेड स्पिरिट, मिथेनॉल एंड एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल वो अल्कोहल है जो कि प्योर होता है, जिसमें वाटर का एक ट्रेस भी प्रेजेंट ना हो, 100% प्योर अल्कोहल। तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। मीथेनॉल जो है वो क्या है, तो जैसे इथेनॉल यहाँ दिया है, इथेनॉल में 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो 2 कार्बन एटम्स वाला ये एक अल्कोहल है। इससे स्मॉलर जो सिंगल कार्बन एटम वाला अल्कोहल है उसको बोलते हैं मीथेनॉल, तो ये भी नहीं होगा। मिथाइलेटेड स्पिरिट में हम लोग 10 to 15% मिथेनॉल मिला देते हैं इथेनॉल के अंदर, तब वो फॉर्म होता है, जो कि फ्यूल के फॉर्म में भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा रेक्टिफाइड स्पिरिट, यानी कि ऑप्शन ए, जहाँ पे हम लोग 5% वाटर ऐड किए हैं इथेनॉल में। ये सारे ही टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है कि रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या है, मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या है, एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या है, पावर अल्कोहल क्या है, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है पावर अल्कोहल वो भी। तो ये सारी चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट दिया है प्लास्टिक गास्केट इज़ मेड ऑफ। तो प्लास्टिक गास्केट बनाने के लिए टेफ्लॉन का यूज़ किया जाता है, तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, टेफ्लॉन। यहाँ पे आपको जो 4 ऑप्शन दिए हैं ये पूरे के पूरे पॉलीमर्स हैं, तो टेफ्लॉन भी एक टाइप का पॉलीमर ही है। थर्ड क्वेश्चन है इफ़ सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू एथेनोइक एसिड अ गैस इज इवॉल्व विद रैपिड बबलिंग द गैस इज। यानी कि जब इथेनोइक एसिड में सोडियम कार्बोनेट मिक्स करते हैं तो एक गैस इवॉल्व होता है जो कि रैपिड बबलिंग के साथ इवॉल्व हो रहा है, तो इस गैस को क्या बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब भी कोई रैपिड बबलिंग के साथ में गैस बाहर आए ना, तो वो गैस हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, जब भी आप सॉफ्ट ड्रिंक्स के बॉटल्स ओपन करते हैं तो बबल के साथ में गैस बाहर आती है ना, वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ क्वेश्चन है द IUPAC नेम ऑफ एसिटिक एसिड। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, एसिटिक एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाता है। या तो एसिटिक एसिड का IUPAC नेम पूछ देगा, या फिर आपको इसका रिवर्स में पूछेगा। जैसे इसका आंसर है फिलहाल इथेनोइक एसिड, ऑप्शन ए, तो आपको पूछ सकता है इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम, तो इसीलिए आप लोग इसको याद कर लोगे। नेक्स्ट आपका सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन। ये वाले क्वेश्चन जब भी आप देखोगे व्हाट हैपन्स वाले, तो अगर वो केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड है तो आपको जो रिएक्शन हो रहा है वो भी लिखना है डिफाइन करके, एंड उसके बाद इक्वेशन भी लिखना है। जैसे यहाँ पे पूछा है व्हाट हैपन्स व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम, तो जब इथेनोइक एसिड सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम एसीटेट फॉर्म करता है और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को आपको यहाँ पे जैसे आप मेंशन किए हैं, तो स्टेप्स को लिखे भी है, मतलब क्या हो रहा है उसको वर्ड्स में भी लिखे एंड फिर इक्वेशन के फॉर्म में भी लिखे हैं। तो यहाँ पे आप, हाँ, यहाँ आप मेंशन कर देना कि ये क्या है, आपका इथेनोइक एसिड है। उसके बाद यहाँ इसके नीचे लिख देना सोडियम, फिर ये जो फॉर्म हुआ है ये सोडियम एसीटेट और हाइड्रोजन गैस। गैस जो हम लोग डिनोट कर रहे हैं, ये अप साइड वाला जो एरो है वो इसी चीज़ को बता रहा है कि ये गैस के फॉर्म में बाहर हो जा रहा है। नेक्स्ट है इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम। तो जब इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे सोडियम इथॉक्साइड फॉर्म होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ पे भी रिलीज होता है। उसी चीज़ को यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखेंगे। तो जब भी व्हाट हैपेंस व्हेन वाला ऐसा क्वेश्चन आया तो स्टेटमेंट एंड इक्वेशन बोथ। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। अब फर्स्ट वाला आपका दिया है ये आपको दिख रहा है 2 कार्बन 3 कार्बन वाला, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका नेम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। ये किस चीज़ के साथ रिएक्ट किया है कि वो ये यहाँ पे मैग्नीशियम सॉल्ट बनाया है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हुआ है। तो अभी जस्ट हम लोग देखें यहीं पे ही एसिड के साथ में रिएक्शंस, ये है एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ, तभी वहाँ पे मेटल का एसीटेट बन रहा है यहाँ, और साथ में क्या रिलीज़ हुआ है, तो हाइड्रोजन गैस। तो सेम वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं कि वही सेम रिएक्शन यहाँ पे हुआ, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुआ और मेटल, जो भी मेटल है उसके साथ में इसका सॉल्ट बना है, और वही सेम यहाँ पे हम लोग एसिड यूज़ किए थे। तो ऑब्वियसली क्या चाहिए हम लोग को, यहाँ पे वही मेटल चाहिए जिसके साथ रिएक्शन करके यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनाया हुआ है, यानी कि मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन होगा। और साथ ही में जब भी केमिकल इक्वेशंस लिखने के लिए आता है तो इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है यहाँ पे। तो जब आप प्रोडक्ट देख रहे हो, यहाँ प्रोडक्ट में आपको दिख रहा है ये मॉलिक्यूल 2 है और हाइड्रोजन भी डबल है जस्ट, और यहाँ तो हम लोग सिंगल सिंगल देख रहे थे, इसलिए इसके सामने हम लोग 2 लिखे और मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन कराए हैं। नेक्स्ट दिया है आपका मिथेनॉल का रिएक्शन है इथेनोइक एसिड के साथ, तो साथ में वाटर मॉलिक्यूल यहाँ रिलीज हुआ है।
ये आपका एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। हम लोग एक्सप्लेनेशन में देखे थे। एस्टरिफिकेशन में क्या होता है कि जो भी एसिड वाला पार्ट है उसका हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट होगा और जो आपका अल्कोहल है उसका OH एलिमिनेट होगा। ये H और OH कंबाइन होकर के H2O फॉर्म कर लेते हैं। बचा हुआ जो पोर्शन है यानी कि इसका CH3COO वो हम लोग यहाँ लिखे और उसके बाद इसका CH3 हम लोग यहाँ लिखे और ओवरऑल ये जो प्रोडक्ट बना है इसको ईस्टर बोलते हैं। थर्ड इक्वेशन है आपका CH3COOH यानी कि फिर से वही इथेनोइक एसिड। इसका रिएक्शन हुआ है सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो क्या प्रोडक्ट है? दो आपको बताना है। साइड प्रोडक्ट दिया है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हमेशा जब भी आप सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन देखोगे तो वहाँ पे हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो रिलीज हो ही जाता है। इसके अलावा आप देखो यहाँ सोडियम है तो ये Na और ये OH लेकर के एक NOH बनेगा। अब देखो क्या क्या बच गया। तो यहाँ से एक Na बचा है, यहाँ से एक O बचा है और यहाँ से CH3COO बचा है। तो हम लोग बस उतनी ही चीज़ों को कंबाइन करेंगे। सॉरी CH3CO बचा था तो उतनी चीज़ों को हम लोग कंबाइन करेंगे। CH3CO लिए और यहाँ से ONA तो ONA लिए तो जो कंपाउंड यहाँ पे है वो फॉर्म हो गया आपका सोडियम सॉल्ट। नेक्स्ट है वाई इज़ इथेनॉल यूज्ड इन थर्मोमीटर्स। तो थर्मोमीटर्स में इथेनॉल को यूज़ करने का रीज़न ये है कि उसका फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही लो होता है -114 डिग्री सेल्सियस। और जब ये एक्सपैंड होता है तो बहुत ईजिली हो जाता है और यूनिफॉर्मली होता है, मतलब हर डायरेक्शन में वो इक्वली एक्सपैंड होता है, इसीलिए इसको थर्मोमीटर्स में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट दिया है हाउ इज़ इथीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम इथेनॉल। ये जो इथेनॉल है ना उसका ये स्ट्रक्चर है। जैसे हम लोग उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख रहे हैं स्ट्रक्चर्स में तो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इथेनॉल का। अब इथेनॉल से इथीन फॉर्म करना है तो इथीन बनता है डिहाइड्रेशन के थ्रू। डिहाइड्रेशन मीन्स एलिमिनेशन ऑफ वाटर। डिहाइड्रेट हो जाता है जैसे बॉडी, तो क्या होता है हमारे बॉडी में वाटर का डेफिशिएंसी हो जाता है। तो सेम वही चीज़ है। डिहाइड्रेशन का मतलब है कि वाटर एलिमिनेट करना है। तो वाटर एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे क्योंकि हम लोग इथेनॉल लिए हैं तो इथेनॉल में जिस कार्बन के साथ में OH अटैच्ड होगा उसके एडजेसेंट वाले कार्बन से हम लोग H एलिमिनेट करेंगे। ये OH और H साथ में मिलकर के H2O फॉर्म कर लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ से एक एक चीज़ एलिमिनेट हुआ है तो दोनों कार्बन का आपको दिखेगा कि एक एक बॉन्ड कम हो जाएगा। तो वो दोनों कार्बन आपस में एक बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे और ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसी को ही इथीन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका 6th क्वेश्चन। राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C5H10O2। आपके बुक में एक क्वेश्चन आया था इन टेक्स्ट में ही C6H12O2 का। उसका ऐसे ही पॉसिबल आइसोमर्स बनाने थे तो मैं बोली थी कि ये क्वेश्चन जो है वो मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्यूशन वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगी ही, तो वहाँ से आप देख ही पाओगे। तो उसको खुद से ट्राई करने के लिए आई होप आप लोग ट्राई किए होंगे। अगर नहीं सॉल्व हुआ था तो फिर आज ये वाले को सॉल्व करते हैं तो वो अपने आप ही बन जाएगा। तो यहाँ दिया है आपको C5H10O2। आपको 5 कार्बन एटम्स दिए हैं ना तो 5 कार्बन एटम्स आप एक लाइन में लिख दो। उसके बाद 2 ऑक्सीजन है दैट ऑब्वियसली मीन्स कि हम लोग को यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाना है, क्योंकि हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स में पढ़े हैं कि इनको एल्कोहल्स को और एल्केनोइक एसिड्स को। तो एल्केनोइक एसिड्स में ही डबल ऑक्सीजन यूज़ होता है, एल्कोहल्स में तो सिंगल था। तो ऑब्वियसली आप क्या करो कि एल्केनोइक एसिड बना दो, किसी एक साइड आप इसको ऐड कर दो। अब एल्केनोइक एसिड बनाने के लिए दोनों ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन तो ऐड होगा ही। बच गया आपका 9 हाइड्रोजन, जो कि हम लोग जब बाकी चारों कार्बन के वैलेंसीज को सेटिस्फाई करेंगे तो वो 9 हाइड्रोजन यहाँ पे यूज़ हो जाएंगे। ये जो प्रोडक्ट बना है ये ना पेंटेनोइक एसिड है, ब्यूटेनोइक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल आपको दिखना है ना 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए आप इसको पेंटेनोइक एसिड लिखना। ठीक है, ये मिस्टेक है, ब्यूटेनोइक नहीं लिखना। उसके बाद नेक्स्ट इसका आइसोमर क्या बन सकता है। अच्छा, आइसोमर्स क्या है स्टूडेंट, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाएगा सबका। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं कि 4 कार्बन एटम्स को लाइन में रखे और 5th वाले को हम लोग ब्रांचिंग कर दिए। ब्रांचिंग भी कहाँ किए हैं, तो ये फर्स्ट पोजीशन है और ये सेकंड, तो सेकंड कार्बन से अटैच किए हैं। सेकंड कार्बन से मिथाइल ग्रुप अटैच है इसलिए 2 मिथाइल, एंड उसके बाद 4 कार्बन वाला ये एसिड है इसलिए ब्यूटेनोइक एसिड। अगली बार में उसी मिथाइल ग्रुप को हम लोग थर्ड वाले कार्बन से अटैच कर देंगे जैसे यहाँ पे किए हैं। तो फिर से वही आपको दिख रहा है 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोइक एसिड, और उसके अलावा ये थर्ड वाले कार्बन से अटैच्ड हुआ है इसलिए 3 मिथाइल। तो ये 3 पॉसिबल आइसोमर्स हैं C5H10O2 के। क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज इथेनॉल मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्रियली। सॉरी, हाउ इज इथेनॉल मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्रियली। तो इंडस्ट्रीज़ में इथेनॉल को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। इथेनॉल, जिसको कि इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, ये जो है वो फर्मेंटेशन के थ्रू बनाया जाता है। फर्मेंटेशन किसका, तो जो केन शुगर होता है उसका जूस निकालते हैं, उसके बाद उसको क्रिस्टलाइज करके उसमें से शुगर को सेपरेट कर लेते हैं। शुगर सेपरेट करने के बाद में जो लिक्विड वहाँ पे बच रहा है वो थिक येलो कलर का सिरप जैसा सब्सटेंस होता है जिसको कि मोलासेस बोलते हैं।
ये जो मोलासिस है ये भी क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन में वो 100% फिलहाल उसका कंपोजिशन है, अब हम लोग उसमें उतना वाटर डालेंगे कि 8 to 10% जो है वो मोलासिस रहे एंड बाकी उसमें वाटर हो जाए, इतना हम लोग उसको सॉल्यूशन बनाना है। नेक्स्ट हम लोग उसमें अमोनियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऐड करेंगे एंड उसके बाद ये जो सॉल्यूशन है इसको एक टैंक में फिल कर देंगे और साथ ही में उस टैंक में हम लोग 5% ईस्ट डालेंगे। अब इतना करने के बाद में उस टैंक को हम लोग को 2 to 3 डेज़ के लिए वैसे ही सेटल होने के लिए छोड़ देना है। एयर का वहाँ पे एब्सेंस होना चाहिए एंड 25 से 30 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे टेम्परेचर होना चाहिए। अब ये जो ईस्ट हम लोग इसमें ऐड किए हैं वो एक टाइप का फंगस है जिसमें कि 2 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इन्वर्टेस और ज़ाइमेस। ये जो इन्वर्टेस एंजाइम है वो उस मोलास में प्रेजेंट जो सुक्रोज है उसको डाइजेस्ट करके ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है और इसी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के फर्मेंटेशन से इथेनॉल बनता है। इस फर्मेंटेशन में ज़ाइमेस एंजाइम जो है वो काम आता है, इसलिए 2 एंजाइम्स हम लोग यहाँ पे यूज़ किए। तो इन्वर्टेस क्या किया कि सुक्रोज को ब्रेक किया ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में एंड उसके बाद ज़ाइमेस क्या किया तो इस ग्लूकोज और फ्रक्टोज को कन्वर्ट कर रहा है फर्मेंट करके इथेनॉल में। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो भी रिलीज़ होता है जो कि वही सेम रैपिड बबल्स के फॉर्म में वहाँ से रिलीज़ होगा जो कि आउटलेट ट्यूब के थ्रू बाहर कलेक्ट कर लेते हैं या फिर यूँ बोलो कि उसको रिमूव कर देते हैं। अगर उसका सेटअप देखेंगे तो ये पूरा वो सेटअप है जो हम लोग टैंक की बात कर रहे थे, वो ये टैंक है और उसके अलावा सॉरी ये वाला टैंक है जिसमें फर्मेंटेशन के लिए हम लोग सब्सटेंस छोड़े थे और ये उसका आउटलेट है जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिमूव हो रहा था। तो ये पूरा सेटअप है उसका, तो फिगर भी इस पे ड्रॉ करेंगे एंड उसके अलावा जो थ्योरी पार्ट है वो भी लिखेंगे। नेक्स्ट है हाउ व्हाट इज़ विनेगर, हाउ इज़ इट मैन्युफैक्चर्ड। विनेगर क्या होता है तो जो डाइल्यूट एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड मतलब इथेनोइक एसिड, उसी को ही विनेगर बोलते हैं, ठीक है, डाइल्यूटेड फॉर्म में। अब इसका मैन्युफैक्चर जो है वो इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, सेम वही फर्मेंटेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल्स को फर्मेंट करके एसिड बनाते हैं। अब इस मेथड में भी एक टैंक चाहिए जिसमें कि हम लोग को पता होगा कि होल्स रहते हैं उसके बॉटम में, लेसन के एक्सप्लेनेशन में तो पढ़े थे इस चीज़ को। उस टैंक के बॉटम में होल्स रहते हैं ताकि एयर का सर्कुलेशन वहाँ पे सही से बना रहे। ये जो टैंक है उसमें वुड शेविंग्स डाल देते हैं जिसमें कि अमोनियम सल्फेट मिक्स किया हुआ रहता है। इसको यहाँ पे इसलिए मिक्स किए हैं ताकि बैक्टीरियल पॉपुलेशन को वो वहाँ पे इंक्रीज़ करे। नेक्स्ट हम लोग 10% इथेनॉल जो है वो इस टैंक में स्लोली स्लोली डालते हैं एंड उसको रेस्ट करने देते हैं क्योंकि हम लोग को फर्मेंटेशन कराना है। तो फर्मेंट होकर के जो इथेनॉइक एसिड है वो इस टैंक के लोअर वाले पोर्शन में कलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो सेटअप, यहाँ लोअर वाले पोर्शन में इथेनॉइक एसिड जो है वो कलेक्ट हो रहा है। ये वाला फिगर भी इस पे ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है अब 9th क्वेश्चन, व्हाट विल बी द कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ पीवीसी, राइट एनी 4 यूजेस ऑफ पीवीसी। तो पीवीसी का आपको कंडेंस स्ट्रक्चर बनाना है एंड उसके यूजेस लिखने हैं। तो ये उसका कंडेंस स्ट्रक्चर है पॉलीविनाइल क्लोराइड का, यहाँ से आप ड्रॉ कर लेना। यूजेस देखते हैं क्या क्या है। इसका रेनकोट्स बनाने में यूज़ किया जाता है, टेबल कवर्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और उसके अलावा बाईसाइकिल्स और मोटरसाइकिल्स के जो मड गार्ड्स होते हैं वो बनाए जाते हैं इससे, और जो केबल वायर है उसको कोटिंग किया जाता है। तो ये 4 यूजेस हो गए पीवीसी के। 10th क्वेश्चन देखते हैं। नादिरा वो स्टडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। नादिरा क्या कर रही थी कि इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रही थी। टू डू दिस शी टुक इथेनोइक एसिड एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब एंड हीटेड द मिक्सचर। क्या कि वो इथेनोइक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को एक टेस्ट ट्यूब में ली एंड उसके बाद उसको हीट की। वाइल शी वॉज कैरिंग आउट दिस एक्टिविटी मीना केम एंड एडेड इथेनॉल टू द मिक्सचर। अब जब वो ये एक्टिविटी कर रही है तो उसकी ये फ्रेंड है या जो भी कैरेक्टर यहाँ पे मेंशन्ड है कि मीना आती है और वो उस सॉल्यूशन में इथेनॉल ऐड कर देती है। अब जो मिक्सचर यहाँ पे ऑब्टेन हो रहा है उसको वो लोग ऐड करते हैं कहाँ, उसमें वाटर, और ये सारा प्रोसेस करने के बाद उससे एक यूनिक ऑर्डर उनको आता है, मतलब एक यूनिक स्मेल उनको आता है। Now can you tell which chemical reaction took place and write balanced equation for the reaction। क्या आप बता सकते हो कि यहाँ पे कौन सा केमिकल रिएक्शन हुआ है और उसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस ओवरऑल प्रोसेस में ये जो ऑर्डर आ रहा है यही चीज़ यहाँ पे आपको बता रहा है, एक यूनिक स्मेल है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है ओवरऑल ना, क्या क्या चीज़ हम लोग यूज़ किए हैं, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं, वो भी किसके प्रेजेंस में दिया है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो उस रिएक्शन को ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। और ये हम लोग को कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे एक यूनिक ऑर्डर आया था, यानी कि स्मेल, जो कि फ्रूटी स्मेल है, और ये स्मेल जो है वो ईस्टर्स का होता है, और ईस्टर तो हमेशा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही फॉर्म होता है। यहाँ पे आप नेम भी मेंशन करना सबका, तो इसके नीचे लिखना इथेनोइक एसिड, इसके नीचे लिखना इथेनॉल,
यहाँ पे ईस्टर, ये तो वाटर मॉलिक्यूल है, वो सिंपली समझ में आ रहा है। और हाँ, एरो के ऊपर में आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मेंशन करना, तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगा आपका केमिकल इक्वेशन। जहाँ पे अभी इससे पहले तो हम लोग पढ़े थे ना कि आपको क्या करना है, एसिड में से H और अल्कोहल में से OH जो है वो रिमूव करना है। तो यहाँ से OH और यहाँ से H हटाओ, H2O बनेगा। बाकी के बचे हुए जितने पोर्शन है इसके, वो सबको आपको साथ में कंबाइन कर देना है, तो जो सब्सटेंस ऑब्टेन होगा वो आपका ईस्टर हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है, अब्राहम हैड 2 सॉल्यूशंस, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। सेम वही चीज़ है फिर से, अब्राहम के पास में 2 सॉल्यूशंस है, एक इथेनॉल है और एक इथेनोइक एसिड है। और उसके बाद वो दोनों ही सब्सटेंस में सोडियम डालता है और देखता है कि ये गैस यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। जब वो एक बर्निंग मैचस्टिक को उनके पास लेकर के आता है उस गैस के पास, तो पॉपिंग साउंड के साथ में वो बर्न होने लगता है। अब आपको ये रिएक्शन लिखना है, केमिकल इक्वेशंस भी देने हैं। तो देखो क्या हो रहा है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन है हो रहा है और उसमें आपको दिख रहा है कि पॉपिंग साउंड के साथ में, मतलब जो भी गैस इवॉल्व हुआ था उस गैस को टेस्ट करने के लिए अगर वहाँ पे आप बर्निंग मैचस्टिक लाए और पॉपिंग साउंड आया, तो वो गैस हमेशा हाइड्रोजन गैस होता है। हाइड्रोजन गैस ही हमेशा पॉपिंग साउंड के साथ में बर्न होता है। तो अभी तक हम लोग 2 गैसेस का प्रॉपर्टी यहाँ पे पढ़ ली है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कि वो बबल्स के फॉर्म में इवॉल्व होगा, और हाइड्रोजन गैस का कि जब भी उसके आसपास में कोई भी बर्निंग मैचस्टिक या इंसेंस स्टिक आता है तो वो यहाँ से पॉपिंग साउंड के साथ में बर्न होता है। तो इस रिएक्शन में जहाँ पे इथेनॉल और इथेनोइक एसिड रिएक्ट किया है सोडियम के साथ, उससे एक गैस रिलीज हो रहा है। इस गैस के पास में बर्निंग मैचस्टिक लाने से वो जो गैस है वो पॉपिंग साउंड के साथ में बर्न होने लगता है। ये इस चीज़ को कंफर्म करता है कि ये जो गैस यहाँ प्रोड्यूस हुआ है वो हाइड्रोजन गैस है। अब इसका केमिकल इक्वेशन देना है, तो पहले हम लोग दे दिए इथेनॉल और सोडियम का रिएक्शन। तो ये चीज़ अभी हम लोग इससे पहले भी पढ़े थे, क्या बना ये, सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज। फिर यहाँ पे इथेनोइक एसिड और सोडियम का रिएक्शन, तो ये बना है सोडियम एसीटेट और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। जसप्रीत हैज़ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड इन 2 सेपरेट बीकर्स बट शी फॉरगेट टू लेबल देम। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड ही प्रेजेंट है। तो जसप्रीत के पास ये 2 सब्सटेंस थे, सेपरेट बीकर्स पे थे, लेकिन वो उसको लेबल नहीं की थी। तो अब आपको उसको हेल्प करना है आइडेंटिफाई करने में कि कौन से बीकर में इथेनॉल है और कौन से बीकर में इथेनोइक एसिड है। देखो, ऑब्वियसली हम लोग को केमिकल रिएक्शन कराना पड़ेगा। तो पहले जो भी बीकर है उसको हम लोग लेंगे। मान लो कि उस बीकर में अभी फ़िलहाल जैसे आपको नहीं पता, आप वो बीकर लिए और उसमें आप जो सॉल्यूशन है उसको लिए और उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड किए। सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करने के बाद वहाँ पे देखो सोडियम एसीटेट फॉर्म होगा अगर वो इथेनोइक एसिड है तो, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगा। लेकिन हम लोग तो सिंपल बस एक सॉल्यूशन लिए हैं और उसमें कुछ डाले हैं, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे क्या बना। तो ओवरऑल हम लोग को देखने लायक चीज़ क्या दिखेगा कि हम लोग सब्सटेंस लिए, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डाले और बबल के साथ में कोई गैस वहाँ से रिलीज़ हुआ। अगर इतना प्रोसेस वहाँ पे हो जाता है, दैट सिंपली मीन्स कि हम लोग जिस सब्सटेंस का रिएक्शन कराए हैं वो एसिड है। कौन सा एसिड है, इथेनोइक एसिड है, क्योंकि इथेनोइक एसिड और इथेनॉल यही 2 चीज़ें यहाँ पे था। अगर हम लोग सोडियम एसीटेट डालते के साथ बबल्स देख सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट डालते के साथ अगर बबल्स देखने के लिए मिलते हैं, दैट सिंपली मीन्स कि वो उस वाले बीकर में इथेनोइक एसिड था। और अगर कोई भी रिएक्शन देखने के लिए नहीं मिलता है, दैट मीन्स वहाँ पे इथेनॉल था, क्योंकि इथेनॉल ये रिएक्शन नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज पॉलीमर, एक्सप्लेन द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। यानी कि पॉलीमर्स क्या है और इथीन के पॉलीमराइजेशन को आपको एक्सप्लेन करना है। तो पॉलीमर्स का डेफिनेशन लिखेंगे कि पॉलीमर्स आर लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय कंबाइनिंग स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स। और पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन से पॉलीथीन फॉर्म होता है। तो उस प्रोसेस को क्या दिखा सकते हैं हम लोग कि ये रहा आपका इथीन मॉलिक्यूल, हम लोग n नंबर्स में लेंगे एंड जब वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं सारे सब्सटेंस, तो ये सब्सटेंस जो है वो फॉर्म हो रहा है जिसको कि पॉलीथीन बोल रहे हैं। ओवरऑल ऐसे करके उसमें n लिख देते हैं। अब इसके हम लोग और टाइप्स भी पढ़े थे, तो आप चाहो तो उस चीज़ को भी इस आंसर में ऐड कर सकते हो, जो कि अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे। तो उस चीज़ को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन में दोनों टाइप के जो पॉलीथीन्स हैं ना, दोनों को यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर लॉन्ग आंसर्स में आता है तो, अगर शॉर्ट में आ रहा है तो इतना आंसर उसमें सफिशियंट है। जैसे लॉन्ग में आएगा तो आप क्या ऐड करना मैं यहाँ पे बता दूंगी। अभी 14th क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन, और उसके अलावा यूजेस लिखने हैं आपको इनके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी पॉलीथीन्स क्या होते हैं, तो जब लार्ज नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स को हम लोग हीट करते हैं 330 केल्विन से लेकर के 470 केल्विन टेम्परेचर तक, और 6 to 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर वहाँ पे अप्लाई करते हैं, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, तो लो डेंसिटी पॉलीथीन फॉर्म होता है।
ये जो पॉलीथीन है वो फ्लेक्सिबल नेचर का होता है, इसका डेंसिटी कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, यही सारा इसका प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे इसको कैसे यूज़ किया जाएगा, तो इसका यूज़ करते हैं बकेट्स बनाने में और पाइप्स बनाने में। नेक्स्ट दिया है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो सब सेम वैसे ही जब हम लोग बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल्स को हीट करते हैं 473 केल्विन टेम्परेचर पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं और प्रेशर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहता है, यानी कि 1500 से लेकर के 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस केस में हाई डेंसिटी पॉलीथीन ऑब्टेन होता है। और ये जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है वो रिजिड नेचर के होते हैं और इनका डेंसिटी ज़्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अब इन सारे प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे इनको बॉटल्स और शीट्स बनाने में यूज़ किया जाता है। तो ये आपका आंसर हुआ 14 का। और इसमें से क्या आपको ऐड करना है यहाँ पे, तो जैसे पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन बोला है तो उसी में आप इस चीज़ को मेंशन करोगे। कहाँ तक, तो यहाँ से लेकर के आप ये इक्वेशन तक पूरा उसमें लिख सकते हैं एक बार, और दूसरे बार में फिर से आप यहाँ से लेकर के इस इक्वेशन तक लिख सकते हैं पूरा। तो ऐसे में वो आंसर आपका एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि ये पॉलीमराइजेशन का ही प्रोसेस है, दो तरीके से पॉलीमराइज कर रहे हैं डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स में, तो वो चीज़ वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। 15th क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक का, when a carbon compound A having molecular weight 46U was oxidized, a carbonic compound B was obtained. Compound A is used as sterilizing agent. Identify A and B and write balanced chemical equations. यहाँ पे बोल रहा है कि एक कंपाउंड है A जिसका कि मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 46U। इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है जिसको कि बी लेबल किया है। तब आपको बताना है कि ये कंपाउंड ए और बी क्या है। कंपाउंड ए के बारे में एक इन्फॉर्मेशन और दिया है कि ये स्टेरिलाइजिंग एजेंट के फॉर्म में यूज़ होता है। तो ये जो कंपाउंड ए है वो इथेनॉल है। अब क्यों, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट 46U ऑलरेडी गिवन है और इसको यूज़ किया जा रहा है स्टेरिलाइजिंग एजेंट के फॉर्म में। इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है जानने के लिए कि ये इथेनॉल है। अच्छा, ये जो इसका 46U निकला है वो कैसे निकाले, तो हम लोग को ना सबका यहाँ पे क्या निकाला है, मॉलिक्यूलर वेट ना। तो वेट निकालने के लिए आपको सिंपली सबका वैल्यू जो है, एटॉमिक मास जो है वो पता रहना चाहिए। उसी मास को ही हम लोग बस ऐड करते हैं तो वेट निकल आता है। मैं वो आपको कैलकुलेट करके बता दूंगी। नेक्स्ट क्या दिया है कि अब ये जो सब्सटेंस है हम लोग को पता चल गया सब्सटेंस ये इथेनॉल है, तो इस इथेनॉल के ऑक्सीडेशन से इथेनोइक एसिड फॉर्म होता है। इसीलिए जो कंपाउंड बी है वो ऑब्वियसली इथेनोइक एसिड होगा। रिएक्शन दे सकते हैं, ये इथेनॉल हो गया आपका, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये इथेनोइक एसिड बनेगा और वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज हो जाता है। ये हुआ आपका आंसर। अब ये देखो कि 46U कैसे निकला। जैसे मान लो कि मेरे को वाटर का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 1, और टोटल कितने हाइड्रोजन यहाँ पे यूज़ किए हम लोग, तो 2 हाइड्रोजन यूज़ किए हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 16, तो इतना को हम लोग को ऐड करना है, 2 + 16, तो वैल्यू आएगा आपका 18। ये जो 18 है वो इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। सेम वैसे ही अब आपको जैसे यहाँ पे निकालना है, यहाँ आपको क्या क्या सब्सटेंस दिख रहा है, कार्बन कार्बन, 2 कार्बन दिख रहा है। कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 12, इंटू करेंगे 2 से। उसके बाद कार्बन के अलावा आपको सब्सटेंस दिख रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है टोटल, तो हम लोग सारे एलिमेंट्स को आपस में ऐड करते हैं, ठीक है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, वैसे आपको करना है। तो ये कार्बन का हो गया। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे टोटल 6 है, तो 6 हाइड्रोजन, और हर एक हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 1, तो ये दोनों को कर दिए। प्लस ऑक्सीजन दिया है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 16। अब ये सारे को टोटल करना है, तो ये आया आपका 24 + 6 + 16, पूरा टोटल करोगे तो 46U आएगा। इस टाइप से मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका ये चैप्टर 16 के सारे क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको सारे जो आंसर्स हैं वो समझ में आए होंगे और आपका नोट्स जो है वो कम्प्लीटली प्रिपेयर हो गया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल। और हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स अगेन।